चलो भाई, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया था व्हाट शैल बी द प्रॉब्लम अगर तीनों चीजें एक के साथ आ जाएं। तो तीनों चीजें एक के साथ आएंगी तो कभी एग्जीक्यूटिव इन दोनों को कंट्रोल कर लेगा, कभी लेजिस्लेटिव इन दोनों को कंट्रोल कर लेगा, कभी जुडिशरी इन दोनों कंट्रोल कर लेगा। तो ऑल थ्री शुड बी सेपरेटेड। सो द सिस्टम वेयर चिल्ड्रन हम अलग अलग ऑर्गन्स की पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिंगल अप ना होने दें, दिस इज नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है ये अल्टीमेटली बस इतनी छोटी सी बात करता है, वन ब्रांच हैज द राइट टू लिमिट अदर। तो मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को गलत बात पे जरूर टोक देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, चेक्स एंड बैलेंसेस। मम्मी आपको सो कॉल्ड पैसा खर्च करने पे मना करती हैं फालतू, पापा किसी ख्वाहिश को पूरा करने से चूकते ही नहीं है। तो पापा को ऑब्जेक्ट कौन करेगा? मम्मी। जब शादी ब्याह होती है घर में, मम्मी लोग खूब पैसा खर्च करती हैं, उस समय कौन ऑब्जेक्ट करता है मम्मी लोग को? पापा। अरे कितना देना है भैया अपनी बिटिया को, जिंदगी पड़ी है, कल को होली दिवाली होगा तब देना। नहीं नहीं, मेरी तो एक ही बेटी है। हाँ, मोहल्ले वाले एक शर्मा जी तो 15 बेटियां थी ना, पूरा वो भंडारे में शादी किए थे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब आई विल डू रॉन्ग, यू कैन ऑब्जेक्ट मी, यू विल डू रॉन्ग, आई विल ऑब्जेक्ट यू। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और आपने कभी इंग्लिश डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो, अगर देखी हो डिबेट, कोई फॉर द मोशन पे बोल रहा है तो जो अगेंस्ट द मोशन होगा वो उसको ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है? कोई अगेंस्ट द मोशन पे बोल रहा है तो जो फॉर वाला होगा वो ऑब्जेक्ट करेगा। तो ये भी चीज क्या है बच्चों? चेक्स एंड बैलेंस। बट यहां पे आपको क्या पढ़ना है? चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो फिर से सुनिएगा, द सिस्टम ऑफ चेकिंग द एनक्रोचमेंट ऑफ पावर बाय ईच ऑर्गन एंड दस बैलेंसिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स इज नोन एज व्हाट? चेक्स एंड बैलेंसेस। तो एग्जीक्यूटिव कहेगा लेजिस्लेचर को, ए तुम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ठीक करो। एग्जीक्यूटिव कहेगा जुडिशरी को, भैया ये गड़बड़ है, इसको ठीक करिए आप। इट इज चेक्स एंड बैलेंस। लेजिस्लेटिव कहेगा एग्जीक्यूटिव को, तुम गड़बड़ कर रहे हो। जुडिशियल को कहेगा तुम गड़बड़ कर रहे हो। अगेन एग्जीक्यूटिव ने, सॉरी लेजिस्लेटिव ने क्या किया? चेक्स एंड बैलेंस। जज साहब कह रहे हैं भैया ये कानून नहीं है, इसको आप ठीक से फॉलो करिए, नहीं तो हम आपकी सजा को एक्सटेंड कर देंगे या आपको जेल में डाल देंगे। दिस इज व्हाट? चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारी कंट्री में हम चलते हैं अलग अलग, लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग एंड जुडिशियल अलग, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों लिखित कहीं नहीं है। आप बहुत इज्जत करते हैं पड़ोस वाली आंटी की, बहुत इज्जत करते हैं, बट इसका क्या मतलब है? डेली उनको माला पहनाएंगे जाके? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बूढ़ों के पैर हमेशा छूते हैं, तो बड़े बूढ़ों को दे रिस्पेक्ट अस, और जैसे हो जाते हैं उल्टा पुल्टा उनके पीछे बोलने लग जाते हैं। क्या ये रिस्पेक्ट है? ये तो वही बात है, मुंह में राम बगल में छुरा। तो हमारे देश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एकदम अलग अलग है, लिखित नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लग रहा है कि लोग जाहिल टाइप के तो है नहीं, और जब ठीक है सब चल रहा है ठीक, तो लिखित तो है नहीं। तो ये बातों को कब ध्यान में लिया गया? शायद कॉन्स्टिट्यूशन 1952 में जब एनैक्ट हुआ था उसके 20 साल बाद, उसके 30 साल बाद, उसके 40 साल बाद। आज किसी ने कोशिश ही नहीं की बोलने की। आपके घर में हर तरफ से लोग मेन गेट देख सकते हैं, ऐसा डिजाइन दादाजी ने करवाया था, और हमेशा कोई ना कोई घर पे रहता ही रहता है, और हल्का सा गेट खुलने की आवाज आती है पता लग जाता है। इतना मतलब टेक्नोलॉजिकली घर बढ़िया बना है। इज दैट क्लियर? तो बेल लगवाने की कभी जरूरत ही नहीं हुई। खोपड़े में बात गई। बट अब फैमिली अलग हो गई, अलग अलग फ्लोर्स में लोग रहने लग गए, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कौन आया पता ही नहीं, तो भैया कैमरा बेल वेल सब लग गई। दादाजी ने घर बनवाया था, उतनी मोहल्ले में चोरी नहीं होती थी, आज चोरी ज्यादा हो रही है। तो उस समय कैमरा नहीं था, आज है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन तीनों को बोला तुम तीनों अलग अलग हो, बोला बोला, इनको अलग अलग बनाया, ये लिखा। बट ये लिखा नहीं कि एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी। एग्जीक्यूटिव तुम गड़बड़ करोगे तो ये तुम्हारी बैंड बजाएंगे, लेजिस्लेटिव तुम गड़बड़ करोगे तो ये तुम्हारी बैंड बजाएंगे, जुडिशरी तुम गड़बड़ करोगे तो ये तुम्हारी बैंड बजाएंगे। लिखा नहीं है। एंड पीपल आर सेल्फ अवेयर, पीपल आर सेल्फ अवेयर। समझ में आ गया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिखा नहीं है, बट हम इसको मानते हैं। तो करवा चौथ आ रहा है, मम्मी को व्रत रखना है, क्या दादी माँ को हर बार बताना पड़ेगा? पहले 2-3 साल दादी माँ ने मम्मी को बता दिया कि भाई इस दिन ये व्रत है, इस दिन ये व्रत है, क्या घर में कहीं लिखा है? अब मम्मी को सारी चीजें याद हो गई। तो हमारी मम्मी संस्कारी है, लिखित में नहीं है, बस ओरल संस्कार है। ओके? तो ये जो सिस्टम आपके सिलेबस में है बच्चों, ये कहाँ का सिस्टम है? यूएस का। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखिए शब्द क्या लिखा है, कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है,
और वहां पे कांग्रेस किसको बोलते हैं? नियम बनाने वाली बॉडी को, लेजिस्लेटिव को, पार्लियामेंट को बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई इसका पूरा मतलब है क्या। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? ये कानून बनाएंगे, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट को भी कंफर्म करेंगे। मतलब अगर यूएस में 5 करोड़ लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ऊपर के हैं, जिसमें से 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया और मेरे को 70 लाख, तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? मैं, मेजोरिटी वोट मेरे को मिले हैं। बट वहां की कांग्रेस को इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। रेटिफिकेशन का मतलब कंफर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? एंड अगर पैसे का कोई लेन देन है और वॉर वगैरह डिक्लेयर करनी है, तो प्रेसिडेंट साहब किससे कंसल्ट करेंगे? लेजिस्लेटिव से कंसल्ट करेंगे। हमारे यहाँ वॉर के डिक्लेरेशन के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव जो होता है, प्रेसिडेंट बेसिकली नॉमिनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, वो सीधे आर्मी से कांटेक्ट करता है। उनको लेजिस्लेटिव और जुडिशियल से मतलब नहीं होता, बट वहां पे ऐसा नहीं है। तो अब अगर इन्होंने इन सारी बातों के ऊपर जिक्र किया और ये बात एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट साहब को बताई, इनका काम क्या है भाई? ये कानून बनाने की बात करेंगे, एम्बेसडर को अपॉइंट करेंगे, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह पे ध्यान देंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? अब इन दोनों का रिश्ता समझिए बच्चों। जो इनका काम इनके ऊपर थोपा जाएगा, इन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेरे को बना दिया फाइनेंस सेक्रेटरी यूएस का। कांग्रेस रिजेक्ट कर सकती है मेरा। Apologies for the network issue, children. चलो भाई, ऑडियो वीडियो इज ओके? यस सर। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि सौरभ सर बन जाए फाइनेंस सेक्रेटरी। कांग्रेस कह रही है इनके हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं, फालतू पैसा वैसा दिलवा देंगे, अपने मन मर्जी के कानून करवा देंगे, नहीं सौरभ सर नहीं बनेंगे। तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव को क्या लग रहा है? प्रेसिडेंट साहब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इन्होंने सो कॉल्ड बनाया न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इज दैट क्लियर? पहले तो अपना झगुआ भर अटैक अटैक कर लिए, टेस्ट भी कर लिए, पावर हो गए। अब दूसरे देशों को कह रहे हैं आप ट्रीटी को साइन करिए। रशिया कह रहा है अच्छा हम भी एक ट्रीटी बना रहे हैं कि आप किसी देश को वॉर में सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट साहब हाँ बोल भी दें, कांग्रेस बोलेगी नहीं आप नहीं साइन कर सकते इसके ऊपर। और अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर भी दिया तो ये बोलेंगे नहीं हम नहीं मानते इस चीज को। बट हमारे इतने जाहिल टाइप के लोग नहीं है। मे विदहोल्ड फंड फॉर प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव्स। प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने एक यूएस में रूल बनाया था, गरीब लोगों का इलाज फ्री में होगा, और अब वो प्रेसिडेंटशिप से हट गए, उनका टाइम खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? कांग्रेस ने बोला वो गए, अब ये रूल भी गया। अब जितने गरीब लोग हैं कोई फोकट में इलाज नहीं होगा। जो भी प्रेसिडेंट साहब ने फंड इकट्ठे कराए थे गरीब के इलाजों के लिए, वो सारे का सारा लॉ खत्म कर दिया। अब गरीब का इलाज फ्री में नहीं होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटा सकती है, और काफी पार्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, उनको वीटो पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो। वीटो वर्ड का मतलब तो आपने सुना होगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, मेरी वीटो पार है। तो अगर 15 लोग टीम में है, मैं कैप्टन हूं, एक तरीका तो ये होता है भाई जो मेजोरिटी बोलेगी वो कैप्टन मानेगा। कैप्टन कह रहा है कि तेंदुलकर को मत खिलाओ, मैं कह रहा हूं नहीं खिलाना है, मैं कैप्टन हूं। बट बाकी टीम कह रही नहीं खिलाना, मैंने कहा नहीं मैं खिलाऊंगा, तो ये मेरी वीटो पार थी। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की वीटो पार को रिजेक्ट कर सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं। हमारे यहाँ ये बात थोड़ी सी कॉमन है चिल्ड्रन। हमारा पार्लियामेंट भी प्रेसिडेंट को हटा सकता है। उनके यहाँ लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है एकदम पार्लियामेंट हो गया, वो भी प्रेसिडेंट को हटा सकता है। तो व्हाट इज कॉमन, मैं इसमें टिक लगा देता हूं। ये नहीं होता हमारे यहाँ, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट जब वीटो लाते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते के अंदर अप्रूव कराना पड़ता है सेशन से। तो हमारे यहाँ कुछ चीजें जिसमें मैंने क्रॉस लगाया ना बच्चों, वो नॉट एप्लीकेबल है। क्या है? नॉट एप्लीकेबल। हमारे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बट वो पार्लियामेंट से होता है, जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। वहां पे लेजिस्लेटिव को कांग्रेस बोला जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये यूएस का इंडिया का नहीं है। हाँ, वहां का कैबिनेट बहुत स्ट्रांग है, उसका रीजन है वहां पे ज्यादा, वहां एक सेनेट होता है और एक सो कॉल्ड हाउस जो अपना दूसरा होता है। वो हाउस जो होता है ना वो 2 साल के लिए होता है, और सेनेट 6 साल के लिए, और प्रेसिडेंट जो 4 साल के लिए होता है।
हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए है, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन बनाता है पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, वही एमपी। इनके यहाँ ऐसा नहीं, इसलिए ओके। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स वीक है, हल्का सा। और कितनी बार तो यहाँ ऐसा भी होता है कि हमारे नेता लोग डोमिनेट कर जाते हैं ऊपर। व्हाट इट क्लियर, मैनी टाइम इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, ठेंगा उस समय सेपरेशन ऑफ पावर चल रहा था। चले आगे बच्चों। अब कौन सी बात एग्जीक्यूटिव की ओवरराइड होगी, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो प्रेसिडेंट है, मतलब यूएस का जो प्रेसिडेंट है, वो कांग्रेस को कुछ सिचुएशंस में बोल सकता है कि आप ये काम अभी नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं, ये ओके। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स तो पढ़ा, बट कैसे एक दूसरे को लिमिट करेगा, ये डायग्राम वही है बेसिकली। चलिए, हाउ लेजिस्लेचर ओवर रूल्स द जुडिशरी, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। मे प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू जुडिशियल डिसीजंस। जज साहब कह रहे हैं 14 साल की उम्र में आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। कांग्रेस कह रही है नहीं, कम से कम 17 साल की उम्र होगी। यूएस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया दैट रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरे देश से जो लोग आके वहां रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। वहां पे जो आर्म्स का लाइसेंस और सेल परचेज है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नर्सरी का बच्चा गन लेके स्कूल चला जाता है, कोई क्लास 9th का बच्चा गन लेके चला जाता है। हमारे यहाँ बम की फैक्ट्री लगाना आसान है, बट गन का लाइसेंस मिलना आसान नहीं है। कितने स्टेट्स में इंक्लूडिंग यूपी बैन हो गया है पिछले 10 साल से, तो लाइसेंस बना ही नहीं लोगों का। तो लेजिस्लेटिव कह रहा है भाई इन हरकतों को देखते हुए जज साहब तुम एक रूल बनाओ कि आर्म्स लाइसेंस के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। नीड क्या है आपको आर्म्स रखने की, ये आपको बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो जुडिशियल ब्रांच कह रही है अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो ये रूल बनाएंगे और बोलेंगे जज साहब को कि भाई कुछ गड़बड़ी है तो आप हमको बता दीजिए। मे इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। अगेन चिल्ड्रन, ये चीज इंडिया में होती है, ये भी इंडिया में होता है। मे रिजेक्ट अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा यहां पे नहीं होता। इंडिया में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, एक बॉडी होती है जो उसको अपॉइंट करती है। अभी आने वाले टाइम में कलोजियम बनने वाला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो ऑपोजिशन के सो कॉल्ड लीडर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, वो होंगे, और हमारे कुछ सीनियर एकेडमिशियन एंड जजेस। तो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल का जो रिश्ता है ये इंडिया में काफी मिलता जुलता है। इज दैट क्लियर? जुडिशियल ब्रांच हो सकता है किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे कि भाई ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। तो मान लीजिए इंडिया में कोई कानून बना, अभी वो फार्मर से रिलेटेड एक बिल आया था ना, फार्मर सारे अगेंस्ट हो गए थे जब धरना प्रदर्शन नोएडा बॉर्डर पे हुआ था। तो फिर बोला गया, कोर्ट में बातें गई और सरकार को बोला कि भैया ये कानून आप खत्म करिए, सही नहीं है क्योंकि देश में बड़ा टर्मोइल एंड ऑल अनजस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये काम इंडिया में भी होता है बेसिकली। देन हाउ द रिश्ता ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इज रिलेटेड। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जुडिशियल ब्रांच को कहां पे काम कराती है भाई? जजेस के अपॉइंटमेंट में। इंडिया में ऐसा होता है, चलो ऐसा होता है क्योंकि जो हमारे जजेस को वो क्या कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको भाई, शपथ दिलाते हैं, सोन इन सेरेमनी जो होती है, व्हाट इट क्लियर, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो होते हैं उनको हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो सोन इन सेरेमनी दिलवाता है। मोदी जी को जो शपथ दिलवाई थी वो सो कॉल्ड दिलवाई थी प्रेसिडेंट साहब ने। समझ में आ गया? और मैं हम तो यहाँ कोर्ट की अभी बात कर रहे हैं ना भाई, एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारी मुर्मू जी जो हमारे सो कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं, उनको उन्होंने शपथ दिलवाई थी। फिर चंद्रचूड़ जी ने सो कॉल्ड बाकी जो जजेस बीच बीच में अपॉइंट होते रहते हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। हर कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो बाकी जजेस को शपथ दिलवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये इंडिया में होता है। और अगर कोई भी ऐसी हरकत प्रेसिडेंट साहब ने की तो जो जजेस होते हैं वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। केशवानंद भारती केस याद है? मान लीजिए मुर्मू जी बोले हाँ वो मठ की जमीन उनके नाम कर दो, जज साहब बोलेंगे खोपड़ी ओपड़ी है कि पगलाई गई हो तुम एकदम से? अरे वो जमीन जो है वो सरकार की जमीन है, वो हिंदुस्तान की जमीन है, इनको दे देंगे, ये वहां पे फैक्ट्री लगा लेंगे कल को बाबा रामदेव जी की तरह और प्रॉफिट कमाएंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते, छोड़ दो।
अगर मुर्मू जी के पास अबू सलीम पहुंच जाए और कह दे मैडम पार्डन, मेरी सजा कम कर दो, मेरे को वापस भेज दो, और मुर्मू जी का अच्छा ठीक है तुम मेरे प्लेन से वापस चले जाओ, चंद्रचूड़ जी कहेंगे ये बुढ़िया पगला गई, इसको बदलो। तो इन लोगों की ये जो हरकत थी, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी इंडिया में होता है बच्चों। लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? तो हाउ दीज आर सेपरेट, ये क्या काम करते हैं ये बक्से के अंदर लिखा है बच्चों। कौन सा काम लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव ओवर रूल करेगा, कौन सा काम एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव ओवर रूल करेगा, ये एरो के थ्रू इंडिकेटेड है। समझ गए? एक चीज और सुनिएगा बच्चों, जुडिशियल ब्रांच में आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में क्योंकि फेडरल सिस्टम चलता है, स्टेट्स अलग हैं और सेंट्रल अलग, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी है। यहां पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिव्यू लोअर कोर्ट्स। तो यूएस में सुप्रीम कोर्ट के नीचे सिर्फ लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सब लोअर कोर्ट में ही आते हैं। तो यूएस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की औकात सेम है। हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम चलता है, उनके यहाँ 3 टियर सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम हिंदुस्तान का नहीं है, किसका है? यूएस का है। समझ गए चेक्स एंड बैलेंसेस भाई? चलिए